बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ देहरादून से, जहां राज्यपाल से सीएम धामी ने मुलाकात की है। लोक भवन में राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ चर्चा भी की है। राज्य से जुड़े कई विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई है, विचार विमर्श हुआ है। और मुलाकात की तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर सीएम धामी राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिलने पहुंचे और इस दौरान पुष्प गुच्छ भी भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से कई सारे विषयों पर चर्चा की है। राज्य से जुड़े खासकर कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा और विचार विमर्श हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के कैंची धाम बाईपास परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने आगामी यात्रा और पर्यटन सीजन से पहले बाईपास मार्ग को पूरा कर यातायात के लिए खोलने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस वजह से मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसे देखते हुए कैंची धाम बाईपास का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है, जिससे वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या का स्थायी समाधान संभव हो पाएगा। क्योंकि पूरे इस मानसखंड क्षेत्र में और विशेष रूप से हमारे यहाँ कैंची धाम नीम करोली बाबा के स्थान पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है इन सालों में, और उसके कारण से जो आगे का ट्रैफिक चलता है उनके लिए काफ़ी असुविधा होती है, जाम का सामना करना पड़ता है और कई घंटे लग जाते हैं रानीखेत जाने वालों को, अल्मोड़ा जाने वालों को, या बागेश्वर जाने वाले, कौसानी जाने वाले, या मैं कहूँ कि इधर से पिथौरागढ़ का भी रास्ता यहाँ से होकर जाता था, जागेश्वर धाम से लेकर अनेक स्थान इस रास्ते से ही होकर जाते हैं। तो ये पुल बन जाने से और इस प्रकार का ये बाईपास बन जाने से ये चूँकि सीधे लोगों के लिए बाईपास हो जाएगा, उनको इस जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा। काशीपुर किसान आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को फिर निशाने पर लिया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि मृतक किसान ने सुसाइड से पहले अपने वीडियो में साफ तौर पर उधम सिंह नगर एसएसपी को भी जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन धामी सरकार एसएसपी पर कब कार्रवाई करेगी? देखिए रिपोर्ट। किसान सुसाइड मामला, गोदियाल का बयान। उधम सिंह नगर एसएसपी पर सीएम क्यों मेहरबान? पीसीसी चीफ बोले छोटे पुलिसकर्मियों को दंड। एसएसपी को मुख्यमंत्री धामी कब करेंगे सस्पेंड? काशीपुर किसान सुसाइड मामले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश की धामी सरकार पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले में सरकार की अब तक की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि एक ही अपराध के मामले में धामी सरकार ने छोटे पुलिसकर्मियों को तो तुरंत निलंबित कर दिया, लेकिन मृतक किसान ने अपनी वीडियो में एसएसपी उधम सिंह नगर पर भी लापरवाही के आरोप लगाए थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? गोदियाल ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि एसएसपी उधम सिंह नगर को वो कब सस्पेंड करेंगे। वहीं गोदियाल ने निलंबित पुलिसकर्मियों को जिलों में भेजने पर भी आपत्ति जताई है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी अगर आरोपी पुलिसकर्मियों पर इतने ही मेहरबान हैं, तो उन्हें सीएम आवास की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दें। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि सीएम धामी ने साफ कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी, लेकिन कांग्रेस केवल सरकार को बदनाम करने के लिए बेकार बयानबाजी कर रही है। हम चाहते हैं कि वो इस बात को सार्वजनिक करें कि उस जांच में अभी तक क्या प्रगति हुई और वो कब तथाकथित रूप से उस बड़े अधिकारी जो कि वहाँ के एसएसपी हैं, जिनका नाम मृतक ने अपने स्टेटमेंट में लिया है, उनको कब सस्पेंड कर रहे हैं। ये भी मैंने कहा कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो इस आत्महत्या कांड में नामित हुए हैं, उनकी जगह जिलों में न होकर पुलिस हेडक्वार्टर उन्हें अटैच किया जाना चाहिए सस्पेंड के बाद, जिलों में न भेजकर। या फिर मुख्यमंत्री जी इतना ही उन पर कृपा करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा का जिम्मा उन्हें दे दें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और चाहे कोई भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो काशीपुर की घटना है उसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री ने घटना के तत्काल बाद उस पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, उसके साथ ही सीबीसीआईडी के जांच के आदेश दिए और प्रथम दृष्टिया जो उसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई और जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, वहाँ से
उन पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण कर दिया गया। इसलिए निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए और प्रदेश की छवि को खराब करने के लिए लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह ने सुसाइड से पहले जो फेसबुक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मृतक किसान ने साफ तौर पर उधम सिंह नगर के एसएसपी पर भी उनके मामले में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे। लेकिन कार्रवाई केवल उप निरीक्षक और आरक्षी स्तर के पुलिसकर्मियों पर की गई। एसएसपी उधम सिंह नगर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अलबत्ता इस मामले में एसएसपी पर सवाल उठाकर सीबीआई जांच की मांग करने वाले गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर जमीन कब्जाने के आरोप लग गए हैं और उनका मकान तोड़ने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी के विधायक पर तो गाज गिर रही है, लेकिन सवालों से घिरे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री और सरकार ने अभयदान दे रखा है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बने सभी संस्थानों पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने ये बड़ा फैसला लिया है। वक्फ बोर्ड ने सभी मस्जिदों, दरगाह, मदरसों, खानकाहों और ईदगाहों पर तिरंगा फहराने के निर्देश यहां पर दिए हैं और ऐसे में इस संबंध में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हम 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड सैन्य धाम भी है। इसलिए वक्फ बोर्ड उत्तराखंड ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी मस्जिद, मदारिस, खानकाहें, दरगाहें, ईदगाहें जितनी भी प्रदेश में हैं, सब पे मेरा तिरंगा लहराए। सारी जगह वक्फ बोर्ड के माध्यम से तमाम मैनेजमेंट कमेटीज को ये अनुरोध किया गया है कि जो भी वक्फ संपत्तियों पर जो भी मैनेजमेंट कमेटीज, मुतवल्लीज जो भी बैठे हैं, वो 26 जनवरी को अपने अपने कैंपसेस में तिरंगा फहराएं और हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। इसको इस संदेश के रूप में लोगों तक पहुंचाने का काम करें। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत ये देवभूमि उत्तराखंड से संदेश जाएगा। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली को प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ कोतवाली चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हर साल कराए जाने वाले सर्वे में ज्वालापुर कोतवाली अव्वल पाई गई। 26 जनवरी को राज्यपाल गुरमीत सिंह के हाथों ज्वालापुर कोतवाली की टीम को सम्मानित किया जाएगा। पूर्व प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलने पर हरिद्वार एसएसपी ने खुशी भी जाहिर की है। यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा प्रतिवर्ष सर्वोच्च थानों का चयन किया जाता है, जिसमें विभिन्न मानकों के अनुसार थाने के रखरखाव, थाने में क्राइम की स्थिति, थाने में उनके द्वारा किए जा रहे निरोधात्मक कार्रवाइयाँ और विभिन्न पैरामीटर्स पे एक सर्वे किया जाता है, जिसमें बेस्ट जो थाना चुना जाता है। मैं इस मामले में मैं हर्ष से बताना चाहता हूँ कि इस हर्ष ये उत्तराखंड में बेस्ट थाना ज्वालापुर चुना गया है, जो हमारे न सिर्फ हरिद्वार जनपद के लिए बहुत गौरव का पल है, बाकी उत्तराखंड पुलिस के लिए भी एक गौरव का पल है कि सर्वोच्च थाने के रूप में, क्योंकि ज्वालापुर थाने में हर हेड पे काफ़ी काम है। मैं समस्त पूरी टीम को एसपी सिटी, सीओ ज्वालापुर, एसएचओ ज्वालापुर, उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनके द्वारा विभिन्न पैरामीटरों पर जो सर्वे किया गया उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। बढ़ेंगे आगे। चंपावत जिले के रिघाड़ी गांव में गुलदार ने गौशाला में घुसकर 6 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया और 1 बकरी को घायल कर दिया। इस घटना से गुलदार ने एक बार फिर अपनी दहशत फैला दी। ग्रामीणों ने वन विभाग से उचित मुआवजा देने और क्षेत्र में पिंजरा लगाने और गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। कल रात हमारे ग्राम पंचायत रिघाड़ी के बहादुर सिंह रावत जी, जो बकरी पालन का कार्य करते हैं, उनके घर गोठ में घुसकर गुलदार द्वारा 6 बकरियों को मौत के घाट उतारा गया है, जिसमें से 3 बकरियों को गोठ पे ही छोड़ गया, बाकी 3 बकरियों को गुलदार उठा ले गया, जिससे आशंका यह जताई जा सकती है कि बाघों की संख्या 1 से अधिक है। और मैं प्रशासन से और वन विभाग से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल मुआवजा दिया जाए।
खबर देहरादून से है, जहां गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की झांकियां दिखेंगी। हर वर्ष 26 जनवरी को होने वाली परेड में अलग अलग विभागों द्वारा अपनी झांकी तैयार की जाती है, जिनमें प्रथम स्थान पर आने वाले को सम्मानित भी किया जाता है। दिवस की परेड में जो परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित होने वाली है, उसमें सूचना विभाग की भी झांकी रहेगी। और सूचना विभाग की जो झांकी इस वर्ष है वो है राज्य गठन का जो रजत जयंती है, उस अवसर पे हम लोगों ने झांकी का निर्माण किया है। जो पिछले 25 सालों में जो विकास की यात्रा रही है, विषय वो है। और साथ ही विंटर टूरिज्म को भी हमने झांकी में दिखाया है। तो झांकी को आप 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में देखेंगे। निश्चित रूप में सूचना विभाग की जो झांकी पिछले 15 दिन से तैयार हो रही है और 25 तारीख तक दिन तक झांकी तैयार हो जाएगी। और निश्चित रूप से ये झांकी, जैसे कि पिछले 2 वर्षों में उत्तराखंड सूचना विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 2024 में भी, 2025 में भी, और इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी झांकी, सूचना विभाग की झांकी, बहुत ही उत्कृष्ट हो। देहरादून में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। परेड ग्राउंड में होने वाली भव्य आयोजन को सुव्यवस्थित और गरिमामय बनाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने नोडल अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रवेश, बैठने, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाओं को सही रखने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि आगामी 77वां हम गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं 26 जनवरी को। तो उसी क्रम में त्रुटि रहित इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक प्रॉपर अपने सभी अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी भी लगाई है। तो उसी का हम निरीक्षण कर रहे हैं, उनको ब्रीफ भी कराया कि कैसे कैसे सारी चीज़ें रहेंगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये हमारा जो इवेंट है एक ग्रैंड सक्सेस रहे। तो इसको हम इस तरह करेंगे। इसमें जो डिफरेंट इवेंट्स है, इसमें हमारे कल्चरल की टीम्स हैं जो इसमें कुछ परफॉर्म करेंगी, हमारी डिफरेंट विभागों की झांकियाँ हैं जो इसमें पूरा दिखाएंगी, अपना शोकेस करेंगी अपने बेस्ट वर्क्स, और कुछ और भी इसमें चीज़ें होंगी। तो इसको हम पूरा डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं और इसको प्रॉपर्ली हम एग्जीक्यूट करेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां शहरी विकास एजेंसी की ओर से फरवरी में संचालित की जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों के विरोध में सड़कों पर सैकड़ों टेम्पो चालकों ने शहर में विरोध रैली निकाली और आईडीपीएल से शुरू हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर निगम पहुंचकर समाप्त हुई। यहां चालकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इलेक्ट्रिक बसों के प्रस्तावित संचालन के आदेश को रद्द करने की मांग की। देखिए, ये उत्तराखंड शहरी विकास निगम एजेंसी द्वारा 27 बसों का प्रस्तावित है कि ऋषिकेश नेपाली फार्म से लेकर तपोवन के बीच में लगभग 27 बसें संचालन का उनका उद्देश्य है। और उनका उद्देश्य है कि एक रोजगार का सृजन होगा। हमारा मानना यह है कि जब लाखों की संख्या में यहाँ पे रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं और तो उनको हटाकर नए रोजगार का सृजन कोई, मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात है। सबसे पहले जो रोजगार में यहाँ लगे हुए हैं उन लोगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सरकार की सोच होनी चाहिए। और नई किसी बसों का, जबकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऋषिकेश की ऐसी नहीं भी है कि 27 बसें यहाँ संचालित हो सकें, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार नहीं चेतती है, अपना निरस्तीकरण का नहीं वापस लेती है, तो ये लगातार हमारी जितने भी वाहन हैं तकरीबन 1800 से 2000 वो हम नगर निगम कार्यालय में जमा करा देंगे और तब तक जमा कराएंगे जब तक सरकार वापस नहीं लेती है। चंपावत जिले में लंबे समय से बारिश न होने के चलते जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों को खेती में बोई गई फसल पूरी तरह उनकी सूख चुकी है, जिस कारण किसान मायूस है। किसानों की समस्या को देखते हुए जिला किसान संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की कृषि ऋण को माफ करने की मांग की है। हम लोग किसान हैं, हम पूरे वर्ष का बजट हमारा खेती से बनता है, भली बात आप भी जानते हैं। तो पिछले 5 महीनों से हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारे कामों में बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है खेती में। एक तो जो हमारी नकदी फसल होती है, आलू है, मटर है, अन्य हरी सब्जियां हैं जिनको हम बाज़ार में लाते थे, जिससे हमारी आजीविका मिलती थी, हमको पैसा मिलता था, रोजी रोटी चलती थी, वो सब खत्म हो गई है। दूसरा, रबी की फसल हमारी गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, जो दालें होती थी वो भी प्रभावित हुए, मतलब जमा ही नहीं है इस बार। तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने इस समय खड़ा हुआ है। दुधारू पशुओं के लिए भी चारे की समस्या आने वाली है। अगले
2-3 महीनों के बाद। अगर हमारे पास खेत में कुछ नहीं होगा तो पशुओं को चारा कहाँ से देंगे। देखिए सर, स्थिति बहुत ख़राब है। पिछले सर्वविदित है कि 3-4 महीने से जो है बारिश नहीं हुई है। बारिश का एक बूंद भी जो है बारिश की नहीं हुई है। जो लोगों ने गेहूँ या मटर जो भी साग सब्जी हो या चाहे फसल लगाई है वो पूर्ण रूप से सूख गई है। गेहूँ जो लोगों ने लगाया था वो तो जमा ही नहीं है कहीं कहीं पर। तो इस समय जो है बहुत बुरी दशा है। इससे पहले आपने देखा होगा जो सीट्रस फल जो सीमांत क्षेत्र में सीट्रस फल जो होते हैं उनका भी 2-3 रुपये 4 रुपये मार्केट भाव था। जो सीमावर्ती क्षेत्रों से मार्केट तक लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि वो अभी तक पेड़ों में सूख रहे हैं। तो किसान देखिए, किसान जो है हर जगह से किसान मायूस है। हर जगह से किसान को नुकसान हो रहा है, चाहे फसल हो, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे साग सब्जी हो। तो सब जगह से किसान इस समय परेशान है। खबर लक्सर से है, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत मुबारकपुर अलीपुर गांव में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। शिविर में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। शिविर कुल में 99 शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। अभी तक जो है 99 शिकायतें आ चुकी हैं। इसमें 34 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ है। बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को रेफर किया गया है। जो शिकायतें आई हैं उसमें विद्युत संबंधित शिकायतें हैं, सड़क कहीं पर टूटी फूटी है उसकी शिकायतें हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी जमीन पे कब्जे की शिकायतें हैं और राशन कार्ड और पेंशन संबंधी शिकायतें मुख्य हैं। हाँ, सिंचाई विभाग उपस्थित नहीं दिख रहा है यहाँ पर, उस पर कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने उस गरीब जनता का दर्द को समझा और उन्होंने अपनी पूरी सरकार गांव के द्वार भेज दी है। मैं ऐसे धाकड़ धामी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप देख रहे होंगे कि हम जब से शुरू हो गए, हर न्याय पंचायत में प्रत्येक गांव का आदमी यहाँ पहुँचेगा और हर एक समस्या का सुनवाई के साथ साथ उसका निराकरण भी साथ साथ हो रहा है। जो कोई ऐसा डिपार्टमेंट यहाँ नहीं आ रहा, उसके लिए सीडीओ साहब ने उसको मार्क कर दिया है, उस पर भी पहुँचेगा। वो काम 100% होगा। जो शिकायत यहाँ आएगी उनकी पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर तो यहीं का ही समाधान है। अगर यहाँ भी नहीं होगा तो डीएम साहब करेंगे, या सीएम साहब के लायक होगा तो सीएम साहब भी करेंगे। ये हमारे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सोच बहुत ऊंची है। उन्होंने ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ लक्सर विधानसभा में 7 न्याय पंचायतें हैं। आज 6ठी न्याय पंचायत के ग्राम मोहम्मदपुर बुजुर्ग के मुबारकपुर अलीपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ग्रामीणों में खुशी की लहर है कि सरकार उनके द्वार पर आकर कार्य कर रही है। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव शुक्रवार को हरिद्वार पहुंची। अपनी बहन के साथ वीआईपी घाट पर गंगा स्नान किया और इस दौरान अपर्णा यादव मीडिया के कैमरों से बचती नजर आई। मीडिया कर्मियों ने उनसे उनके पति प्रतीक यादव को लेकर सवाल किए, जिस पर अपर्णा यादव पत्रकारों पर भड़क गईं और कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अरे क्यों नहीं मानते हैं आप? सोशल मीडिया पे चल रहे फिर आप कहेंगे कि गलत हो रहा है हमारे साथ। सोशल मीडिया पे चल रहे कुछ तो बोल दीजिए मैडम। तीनों का फोटोग्राफ कीजिए और इनको बोलिए कि नहाते हुए मेरा फोटो उठाओ। बढ़ेंगे आगे। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठर देवा गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक युवक पर कई युवक धारदार फावड़े और लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए झबरेड़ा थाना पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर ऋषिकेश से है, जहां चेकिंग अभियान के दौरान मुनि की रेती थाना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए कीमत के 843 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को न्यायालय के आदेश पर टिहरी जेल भेज दिया गया है।
उत्तराखंड के ऋषिकेश से खबर है, जहां पर 843 ग्राम चरस बरामद की गई है और इसी के साथ साथ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का एक्शन यहां पर देखने को मिला। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।